हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो लेक्चर से हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑनलाइन क्विज़। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिपब्लिक डे क्विज़ इसका नाम दिया है क्योंकि मैं इसको रिपब्लिक वीक अभी चल रहा है तो उसके ओकेशन पे मैं इसको बना रहा हूँ, तो मैंने इसका नाम दे दिया था रिपब्लिक डे क्विज़। एंड इस प्रोजेक्ट में मैंने पाइथन जेंगो के साथ साथ एआई का भी यूज़ किया है। तो हम यहाँ पे जेमिनाई का, गूगल जेमिनाई का जो एपीआई होता है उसको यूज़ करेंगे। तो एआई के थ्रू हमें क्या मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे देंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, तो एमसीक्यू क्वेश्चन को जब यूज़र सॉल्व करेगा, यूज़र अपनी चॉइस देगा कि ये वाला आंसर सही है, तो उसको एआई का जो है एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और उसमें कुछ पॉइंट्स भी उसको मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन प्लस लर्न मोर। तो ये जो चीज़ें हैं एक्सप्लेनेशन और लर्न मोर, ये किससे आएगा? एआई से आएगा। तो मैं आपको पहले इसका पूरा वर्किंग दिखा देता हूँ, फिर हम इसका ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें जो क्वेश्चंस रखे हैं वो फ्रीडम फाइटर्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रख दिए हैं। बट आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप इसको एक जनरल क्विज प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसमें आप कोई सब्जेक्ट्स वगैरह के क्वेश्चंस ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस रख सकते हैं। ठीक है, बट मैंने एक नाम इसको दे दिया था रिपब्लिक डे क्विज। ओके, तो चलिए, ये आपको फ्रंट पेज दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक अबाउट पेज है सिंपल, और ये एक लीडर बोर्ड पेज है जहाँ पे आपको जितने भी अटेम्प्ट हुए होंगे, जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा, और सारे क्वेश्चंस जिसने सॉल्व किए होंगे, सबमिट किए होंगे, उसका स्कोर यहाँ पे दिखेगा। एंड हम यहाँ पे क्विज को स्टार्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे नाम देना है, जैसे मैंने कुछ भी नाम दे दिया, टेस्ट यूज़र। ठीक है, मैंने नाम दे दिया टेस्ट यूज़र, और यहाँ पे मैंने मीडियम को सेलेक्ट कर लिया। इजी चाहिए, हार्ड चाहिए, मीडियम चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम रहेगा। तो मैंने कुछ भी यहाँ से डिफ़िकल्टी लेवल सेलेक्ट कर लिया और स्टार्ट किया क्विज़ को। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस रखे हैं, तो हम जितने चाहे जितने क्वेश्चंस यहाँ पे और आगे इंक्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको टाइमर भी दिखेगा, यूज़र का नाम आ जाएगा। एंड यूज़र का यहाँ पे कोई लॉगिन वगैरह मैंने नहीं रखा है, एडमिन का लॉगिन मैंने दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी गेस्ट यूज़र आके इस क्विज़ को जो है स्टार्ट कर सकता है, अपना नाम वगैरह देके उसको हम सेशन में स्टोर करवा देंगे। एंड यहाँ पे ये अटेम्प्ट का आईडी आपको दिख रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया, मैं कुछ भी यहाँ पे रेंडमली फिल कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे सबमिट किया। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने जेमिनाई एपीआई का यूज़ किया है, अभी मेरा जो जेमिनाई एपीआई में यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने कोई पेड वाला यूज़ नहीं किया। तो जो फ्री वाला होता है उसका रिस्पॉन्स कभी कभी नहीं भी आता है ना। अभी तो जैसे आपको दिख रहा है रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिला। एंड फ्री वाले में कुछ लिमिट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हम रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर सकते हैं, बट तरीका सेम रहता है। हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, आप देख रहे हो टाइमर चलते जा रहा है। अगर टाइम कंप्लीट हो गया और हमारे सारे क्वेश्चन हमने सबमिट नहीं किए, तो हमें ये डायरेक्ट रिजल्ट वाले पेज पे भेज देगा। अभी मैंने टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है और क्वेश्चन मेरे कम हैं। हम क्वेश्चंस को बढ़ा सकते हैं, टाइम को कम वगैरह कर सकते हैं, वो सब हम सीखेंगे। ओके, तो मैंने कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। और ठीक है, क्वेश्चन आंसर अगर कुछ मिस्टेक हो तो वो आप चेक कर लेना, क्योंकि अभी तो मैंने आप नेट से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रख लिए थे, 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रख लिए थे। ओके, तो ये जो आउटपुट आप देख रहे हो, ये जो लर्न मोर है, ये कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, और ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये पूरा एआई के थ्रू आ रहा है। जेमिनाई का एपीआई हमने यूज़ किया है। ठीक है, अब देखो ये हमने गलत आंसर दिया है, रॉन्ग। और यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन आ गया कि इसका जो राइट आंसर है वो है स्वराज इज माय बर्थ राइट। ठीक है, नेक्स्ट किया,
और यहाँ पे मैंने कुछ सेलेक्ट कर लिया, सबमिट किया। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आ गया। द आज़ाद हिंद फौज वॉज इनिशियली फॉर्म्ड बाय इंडियन प्रिजनर्स। तो ये हर बार अलग अलग एक्सप्लेनेशन थोड़ा रह सकता है क्योंकि ये एआई के थ्रू आ रहा है। ठीक है, ये कोई हमारे डेटाबेस से नहीं आ रहा, बट ये जो क्वेश्चन है वो हमारे डेटाबेस से आ रहे हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हैं उनके जो ऑप्शंस हैं वो सब हमारे डेटाबेस के थ्रू आ रहे हैं, और करेक्ट है इनकरेक्ट है वो डेटाबेस से आएगा। बट जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लेके आ रहे हैं किससे? एआई के थ्रू, जेमिनाई एआई के थ्रू। कोई सा भी एआई आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पहले जो था मैं ओलामा का यूज़ कर रहा था, बट ओलामा जब मैंने इंस्टॉल किया, कोड मैंने ओलामा के अकॉर्डिंग ही किया हुआ है इस प्रोजेक्ट में, उसी को ध्यान रखते हुए मैंने किया था। बट जब बाद में मैंने देखा कि उसका साइज काफ़ी ज़्यादा था, जब मैंने इंस्टॉल किया तो 1 GB के अराउंड उसका साइज था। इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जेमिनाई को यूज़ करता हूँ, क्योंकि 1 GB सेटअप का साइज था ओलामा के। और फिर उसमें आप कोई मॉडल जब पुल करते हो, ठीक है, पुल करके अपने पास लेके आते हो, तो उनका भी साइज़ 3 3 GB, 6 GB, 2 GB, 1 GB इस तरीके से होता है। तो मुझे लगा कि इतना स्टोरेज अभी मेरे सिस्टम में है नहीं, और अननेसेसरी अगर स्पीड कम होगी सिस्टम की तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए मैंने फिर जेमिनाई एपीआई का यूज़ किया। हालांकि इसमें भी आप देख रहे हो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। मैं काफ़ी रिक्वेस्ट सेंड कर चुका हूँ, अभी भी ये वर्क कर रहा है। और मल्टीपल आप ईमेल आईडी यूज़ करके यूज़ कर सकते हो इसको। यहाँ से हम सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ा इसका जो थीम है सर्टिफिकेट का वो रिपब्लिक डे के अकॉर्डिंग रख दिया था। ओके, तो आप अपने हिसाब से कलर्स वगैरह दे सकते हैं और कुछ भी नाम दे सकते हैं इस प्रोजेक्ट का। बट मेरे को ये जो आइडिया आया था वो रिपब्लिक डे से रिलेटेड ही आया था। तो उसके बेसिस पे फिर मैंने सोचा कि कुछ एआई वगैरह भी अगर यूज़ कर सकते हैं तो वो भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में मेरी कोशिश रहती है कि हम कुछ नया सीखें। ओके, यहाँ पे मैंने एक एडमिन का लॉगिन भी दिया हुआ है। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एडमिन लॉगिन की। मैंने इसको यूज़ किया है जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हम सेट करते हैं, मतलब जो एपीआई की वगैरह हमें मिलेगी, जेमिनाई का जो एपीआई की होता है जो आपको गूगल एआई स्टूडियो से मिलेगा, तो वो एक तरीका होता है, आप डॉट env फाइल बना के प्रोवाइड कर सकते हो। वो भी तरीका मैं बताऊंगा। उसके अलावा मैंने डेटाबेस वाला तरीका भी यहाँ पे आपको बताया है कि अगर मुझे एपीआई की डॉट env फाइल में जाके ना ऐड करनी हो, मैं डायरेक्ट यहाँ से ऐड कर पाऊँ, है ना। एडमिन से लॉगिन करके मैंने यहाँ पे एक सेटिंग दिया हुआ है, एआई सेटिंग, ये पेज दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें की प्रोवाइड करना है और मॉडल का नाम देना है, और सेव सेटिंग पे क्लिक करना है। तो जो भी हमारा एपीआई की होगा वो अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक है, और एक ही बार सेट होगा। हम यहाँ पे मल्टीपल, हम एक रिकॉर्ड हमें कैसे मेंटेन करना है वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। मतलब ये जो हमने एक डेटाबेस टेबल बनाया जहाँ पे ये स्टोर हो रहा है, तो उसमें एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। ठीक है, हम अगर 10 रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पे वो अपडेट होते जाएगा, बट वो एक ही रिकॉर्ड रहेगा। और यहाँ पे हम CSV फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं अगर हमें क्वेश्चंस और ऐड करने हैं। हालांकि मैंने इसको अभी कोड मैंने लिख दिया है, इसको मैंने ट्राई नहीं किया था, क्योंकि हमारे पास अभी फ्री टायर में यूज़ कर रहा हूँ जेमिनाई एपीआई का। तो मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं डाले, अभी मैंने 5 क्वेश्चंस डाले थे। बट मैं इसको भी ट्राई कर लूँगा। एक मैंने CSV फाइल बना के भी रखी हुई है। तो कैसे हम CSV फाइल जो एक्सेल की फाइल होती है कोमा सेपरेटेड वैल्यू वाली, उसको हम अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे हम देख भी पाएंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हमने डाले वो डेटाबेस में इंसर्ट हुए या नहीं हुए। ओके, एंड यहाँ से मैंने लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट का अच्छा लिंक अभी मैंने दिया नहीं है, ठीक है, इसको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है? रिवर्स फॉर होम नॉट फाउंड। ओके ओके, इसको चेक कर लेता हूँ मैं। हम्म, ठीक है, हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं।
तो ये डेमो आपको समझ में आ गया। पाइथन, जेंगो, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जेमिनाई एपीआई का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो मैं ओपन कर लेता हूँ प्रोजेक्ट को VS कोड के साथ, और ये एक जो लॉग आउट वाली मिस्टेक आ रही है उसको चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली ये गलत जगह पे हमें रीडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप VS कोड इंस्टॉल कर लेना। उसके अलावा पाइथन, जेंगो आपके पास होना चाहिए। तो हम जेंगो का लेटेस्ट जो भी वर्जन रहेगा वो यूज़ करेंगे वर्चुअल इन्वायरमेंट बना के। और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं जाता हूँ urls.py में। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये सारे हमारे टेम्पलेट्स रहेंगे। और उसके अलावा ये हमारा urls.py है। अब इसमें व्यूज़ में जाते हैं। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं लॉग आउट को, फिर हम अपना बनाना चालू करते हैं। तो मैं लास्ट पे जाता हूँ, लास्ट में जाके मैं चेक करता हूँ मैंने लॉग आउट का। ठीक है, तो ये हमने बनाया लॉग आउट का, और यहाँ पे हमें URL का नाम देना पड़ता है। तो urls.py में अगर देखूँ तो मैंने इसका नाम दिया admin_logout। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ admin_logout। ओके, ये रीडायरेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। ओके ओके। तो होम का हम अगर एडमिन के लॉगिन पेज पे भेजना चाहते हैं तो वहाँ पे ही भेज सकते हैं, और हम चाहें तो यहाँ भी भेज सकते हैं होम पेज पे। ठीक है, होम पेज पे मैं इसको रीडायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे भी आपको रीडायरेक्ट करना हो वो URL का नाम आप यहाँ बता दोगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ, तो ये लॉग आउट हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, अब ये लॉग आउट हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, जस्ट मैंने वो नाम वहाँ पे गलत दे दिया था। ठीक है, लॉग आउट पे क्लिक किया तो ये वापस हमको होम पेज पे ले आया। ओके, तो अब हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने इसको बंद किया, और कुछ इस तरीके का हमें होम पेज बनाना है। होम पेज तो अभी काफ़ी टाइम बाद आपको दिखेगा। पहले तो हम फाउंडेशन तैयार करते हैं, डेटाबेस वगैरह सेटअप कर लेते हैं। तो इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। एंड जहाँ भी हमें बनाना है, जैसे मुझे C ड्राइव में बनाना है, तो C ड्राइव में जाके मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक नया फ़ोल्डर बनाया, इसका नाम मैंने रख दिया क्विज़ AI। ठीक है, जो भी आपको नाम देना हो दे सकते हो। मैंने इसका नाम दे दिया quiz_AI। ओके, तो ये हमारा एक फ़ोल्डर हो गया। अब यहाँ पे मैं CMD विंडो को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इस एरिया पे, इस लोकेशन पे, या तो हम सारा काम उस पे भी कर सकते हैं, चाहे तो VS कोड पे भी कर सकते हैं, बट यहाँ से आपको क्लियर डिस्प्ले होगा। देखो, quiz_AI इस वाली लोकेशन पे मैंने CMD ओपन कर लिया। एंड CMD ओपन करने के बाद हम अभी इस फोल्डर में हैं, quiz_AI फोल्डर में। आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, अगर पाइथन इंस्टॉल है और पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट भी अगर आपके पास है, ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट अगर नहीं होगा तो आप ये इंस्टॉल कर लेना पहले, PIP इंस्टॉल। आई थिंक वर्चुअल इन्वायरमेंट ऑलरेडी आता है, पर फिर भी अगर आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट ना हो तो एक बार इसको इंस्टॉल कर लेना, PIP इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर ये इंस्टॉल्ड होगा तो आप सीधे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे। तो मैंने लिखा पाइथन -m, और वर्चुअल इन्वायरमेंट आप लिखोगे शॉर्ट फॉर्म में VENV,
और फिर वर्चुअल इन्वायरमेंट का जो भी नाम देना है। -m का मतलब होता है इस मॉड्यूल को हमें रन करना है। तो इस मॉड्यूल का यूज़ करके हमने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया जिसका नाम मैंने दे दिया VENV, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ऐसा लिख के आप एंटर करोगे तो आपका यहाँ पे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, एक फोल्डर आप देखोगे आ जाएगा। अब जो भी मॉड्यूल्स हम इंस्टॉल करेंगे तो वो इसी के अंदर इंस्टॉल होंगे। कैसे हमें जेमिनाई का API की मिलेगा वो सब हम इस प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, पाइथन -m VENV वर्चुअल इन्वायरमेंट का जो भी नाम देना वो दे दिया, उस नाम का फोल्डर हमारा बन गया। अब हम इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जाएंगे और कुछ मॉड्यूल्स इंस्टॉल करेंगे, जैसे जेंगो हो गया या जो भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैंने लिखा VENV और फिर मैं जाऊंगा स्क्रिप्ट्स के अंदर। स्क्रिप्ट्स के अंदर जाके मैं जाऊंगा, लिखूंगा एक्टिवेट। तो जब ये आप लिखोगे VENV/scripts/activate तो आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे ये वर्चुअल इन्वायरमेंट लिखा हुआ आ गया। ठीक है, मतलब वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अगर डीएक्टिवेट करना है तो हम डीएक्टिवेट लिख देते हैं, मतलब इसके बाहर जाने के लिए। ठीक है, अब हम इसके बाहर आ गए। ओके, तो जब हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जाना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे। और अब हमें अभी इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी हमारे मॉड्यूल्स नहीं है। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। हमारे पास अभी केवल पाइथन है। ठीक है, तो बाकी जो भी लाइब्रेरीज की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो भी मॉड्यूल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, तो ये इसी वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जाएंगे। तो मैंने लिखा PIP इंस्टॉल जेंगो और यहाँ पे रिक्वेस्ट का यूज़ कर लिया। और उसके बाद मैं 3 यहाँ पे मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहा हूँ, 3 या 4 मॉड्यूल मैं इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, किसका क्या काम है वो भी हम समझेंगे। python.env और उसके अलावा रिपोर्ट लेब। ठीक है, तो जेंगो तो आपको पता है जो हमारा फ्रेमवर्क है वेब डेवलपमेंट के लिए। और रिक्वेस्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, हम हमारे जो API होता है उसको कॉल करेंगे। जो जेमिनाई का API है उसको हम कॉल करेंगे इसका यूज़ करके। python.env को हम यूज़ करेंगे ताकि हम जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं उनको मैनेज कर पाएँ। हम एक .env फाइल बनाएंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, जहाँ पे आप अपना जेमिनाई का API की वगैरह रखते हो, कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो वो रखते हो। तो उसको मैनेज करने के लिए हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि API की हमें कहीं पे शो नहीं करना है। और जब हम प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे तो ENV फाइल को हम गिटहब वगैरह पे पुश नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमें उसको मैनेज करने के लिए .env को यूज़ करना पड़ता है, इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ता है। और उस फाइल को हमें गिटहब वगैरह पे नहीं डालना होता है, गिट इग्नोर करके हम उसको अ, बताते हैं कि ये वाली फाइल हमारी नहीं जानी चाहिए गिटहब पे प्रोडक्शन लेवल पे। ओके, यहाँ पे हमने रिपोर्ट लेब को यूज़ किया है ताकि हम जो PDF जनरेट करवाएंगे, सर्टिफिकेट्स जनरेट करवाएंगे, जो कि आपने अभी देखा था, ये सर्टिफिकेट जनरेट हुआ था। तो उस सर्टिफिकेट PDF को जनरेट करवाने के लिए मैं रिपोर्ट लेब का यूज़ करूँगा। तो ये सब मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, एक ही लाइन में मैंने सारे मॉड्यूल्स के नाम बता दिए और एंटर कर दिया, तो ये सब एक साथ इंस्टॉल हो जाएंगे। तो मेरा एंटीवायरस एक बार इसको चेक कर रहा है इस कमांड को, और उसके बाद ये सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। फिर हम हमारा पाइथन का प्रोजेक्ट बना लेंगे और उसके अंदर ऐप बना लेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये सारे मॉड्यूल्स हमारे इंस्टॉल हो रहे हैं। ठीक है, VENV के अंदर हमारे पास ये स्क्रिप्ट्स होता है, स्क्रिप्ट्स के अंदर एक्टिवेट होता है। तो जब वर्चुअल इन्वायरमेंट आप एक्टिवेट करते हो तो आप इसी को यूज़ करते हो। वर्चुअल इन्वायरमेंट का जो नाम होता है फोल्डर का, उसके अंदर स्क्रिप्ट्स के अंदर जाके एक्टिवेट,
तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। वैसे 2-3 बार बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा कैसे हम एक्टिवेट करते हैं। अब जो भी हम मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो सब हमारे यहाँ पे इंस्टॉल होते जाएंगे लिप के अंदर। यहाँ पे देखोगे हमारा जेंगो आ गया। जेंगो के साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा हमने रिक्वेस्ट को इंस्टॉल किया, और हमने रिक्वेस्ट के अलावा हमने क्या इंस्टॉल किया था, पाइथन डॉट env को इंस्टॉल किया और रिपोर्ट लिप को इंस्टॉल किया। तो ये सारे जो हमारे मॉड्यूल्स हैं वो इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर आ चुके हैं। ओके, अब यहीं पे हम क्या करते हैं, ठीक है, इसी लोकेशन पे हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, जेंगो का प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो जेंगो का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप कमांड यूज़ करते हो, जेंगो डैश एडमिन। अब ये कमांड आपकी काम करेगी क्योंकि आपने जेंगो इंस्टॉल कर लिया है। तो जेंगो डैश एडमिन, मैं अभी इसी फोल्डर के अंदर हूँ जहाँ पे मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट है। वहीं पे मैं पाइथन का जेंगो का प्रोजेक्ट भी बना लेता हूँ, जेंगो डैश एडमिन। और मैंने इसका नाम दे दिया स्टार्ट प्रोजेक्ट। सॉरी, नाम नहीं, पहले मैं लिखूँगा जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, ये तो हमारी कमांड होती है। फिर हम नाम देते हैं जो भी हमें नाम देना हो। तो मैं प्रोजेक्ट जो बना रहा हूँ उस फोल्डर का मैंने नाम दे दिया कन्फिग। ठीक है, कन्फिग्रेशन। और यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब ये थोड़ा सा नया तरीका, डॉट अगर लगा देते हो ना तो क्या होता है, यहीं पे आपकी मैनेज डॉट पी वाई फाइल आ जाएगी। अदरवाइज हमारा क्या होता है, एक फोल्डर क्रिएट होता है कन्फिग नाम का, फिर उसके अंदर जाके आप देखते हो मैनेज डॉट पी वाई फाइल आपको मिलती है, और एक सब फोल्डर भी मिलता है कन्फिग नाम का, या जो भी आपने नाम दिया हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ ABCXYZ जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना है, मान लो क्विज नाम देना है तो क्विज नाम दे दिया। ठीक है, तो मैंने मान लो कन्फिग नाम दे दिया, या कुछ भी नाम दे सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सिंपल नाम दे देता हूँ, क्विज AI। ठीक है, जेंगो क्विज AI ये नाम दे दिया मैंने इसका, जेंगो क्विज AI। ठीक है, तो जो भी आपको नाम देना हो दे सकते हो। ठीक है, जेंगो शायद रिजर्व्ड वर्ड ना हो तो मैंने सिंपल क्विज AI रख दिया। ठीक है, हालांकि आउटर फोल्डर का नाम भी यही है, तो चलो इसको मैं कर देता हूँ जेंगो AI प्रोजेक्ट। ओके, एंड ये स्पेस के बाद मैंने डॉट लगा दिया। इसका बेनिफिट ये होगा कि मैनेज डॉट पी वाई फाइल हमारी यहीं पे बन जाएगी। तो ये लिख के मैंने एंटर किया तो आप देखोगे यहाँ पे एक मैनेज डॉट पी वाई फाइल भी आ जाएगी, और जो भी हमारी अलग दूसरी फाइल होती हैं सेटिंग्स डॉट पी वाई एंड URLs डॉट पी वाई प्रोजेक्ट के अंदर, जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर जो भी फाइल्स होती हैं वो आपको सब सारी की सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। स्टार्ट प्रोजेक्ट, मुझे लगता है कॉन्फ़िग नाम ही देना पड़ेगा इसका, या फिर जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। ओके, कॉन्फ़िग। ओके, अभी क्रिएट हो गया है ना, शायद वो अ, हमने ये जो डैश यूज़ किया था उसको वो नहीं ले रहा था। ठीक है, तो आप देखो क्विज नाम का फोल्डर आ गया, और मैनेज डॉट पी वाई फाइल आपकी यहीं पे आ गई। ठीक है, शायद वो अंडर ये जो हमने डैश सिंबल का यूज़ किया था उसको वो समझ नहीं पा रहा था, तो हमने सिंपल इसका क्विज नाम रख दिया। ओके, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, या फिर ऐप बना लेते हैं हम यहाँ पे सीधे। ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया, प्रोजेक्ट के अंदर हम ऐप भी क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, और इसका नाम मैंने रख दिया यहाँ पे लिखा स्टार्ट ऐप। ठीक है, अब आपका ये जो मैनेज डॉट पी वाई फाइल बना है इसका आपने यूज़ किया पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और स्टार्ट ऐप लिखा, और ऐप का जो भी नाम देना है, ऐप का नाम मैंने रख दिया क्विज ऐप। ठीक है, या ओनली ऐप नाम रख दिया, क्विज ऐप नाम दे देता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम मैंने रख दिया क्विज डॉट क्विज नाम दे दिया, और ऐप का नाम दे दिया क्विज ऐप। ठीक है, नाम आप अपने हिसाब से रख लेना।
ठीक है, क्विज के अंदर है हमारा क्विज एप। ओके, अब मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब सारा काम, बाकी काम करेंगे किस पे, वी एस कोड पे। तो ये आपको समझ में आया, एक फोल्डर बनाया। उस फोल्डर के बनाने के बाद में यहाँ पे आके मैंने सी एम डी को ओपन कर लिया था। और सी एम डी ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया। उसके बाद मैंने कुछ पैकेजेस इंस्टॉल किए, और फिर मैंने प्रोजेक्ट बनाया, और प्रोजेक्ट के बाद मैंने ऐप बना दिया। ठीक है, सभी इसी लोकेशन पे हो रहा है ना। तो अब क्या करोगे, ये आपका मेन फोल्डर है, इसी के अंदर सब कुछ है। इसी को आप ओपन कर लो, किसके साथ, वी एस कोड के साथ। तो ओपन विथ कोड कर लेना, या तो फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, वी एस कोड में जाके, है ना, या फिर कमांड के थ्रू भी कर सकते हो, डॉट लगा के होता है ना, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने वी एस कोड ओपन कर लिया। अब मैं जाऊँगा फाइल के अंदर, और यहाँ पे मैं जाऊँगा ओपन फोल्डर के अंदर। तो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है कहाँ पे, सी ड्राइव के अंदर, जो जहाँ पे भी आपने बनाया हो। मैंने बनाया था क्विज एआई नाम का। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सारी फाइल्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं। ये हमारा urls.py है, और ये है models.py जहाँ पे हम अपने टेबल्स बनाएंगे, और ये है views.py जहाँ पे हम अपना बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। ये सारा ऐप के अंदर हमारा है। और उसके बाद एक हमारा, अब ये एक एक फाइल क्यों ओपन हो रही है अभी। ओके, एक बार मैं इसको क्लोज करके ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, हम जाते हैं सेटिंग्स डॉट पी वाई के अंदर। और सेटिंग्स डॉट पी वाई के अंदर हम अपनी ऐप का नाम बताते हैं। तो हमारी जो ऐप थी, उसका नाम क्या था, क्विज ऐप। तो यहाँ पे दे दिया क्विज ऐप। ठीक है, जो भी आपने अपने ऐप फोल्डर का नाम दिया है क्विज ऐप, वो आपने यहाँ पे दे दिया। ओके, अब आप इसको रन करके देख सकते हो। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर लिखा। मुझे पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पे एक्टिवेट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये रन हो रहा है, हम यहाँ पे जाके फॉलो लिंक पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये रन हो रहा है सक्सेसफुली। ओके, अब मैं इसको बंद करता हूँ एक बार, और हम वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे VENV, जो भी हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम था, और उसके बाद मैंने स्लेश लगा के लिखा वर्चुअल इन्वायरमेंट स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स के बाद हमने लिखा एक्टिवेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे रन कर दिया। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली हमारा प्रोजेक्ट जो है रन हो रहा है। तो अब सबसे पहला काम हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। ओके, दिस इज रनिंग। अभी हम इसको बंद करते हैं और डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस के लिए हम जाएंगे कहाँ पे, मॉडल्स के अंदर। मॉडल्स के अंदर गए, और यहाँ पे हम जो जो हमें टेबल्स की रिक्वायरमेंट आएगी, वो सारे हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटाबेस किसी प्रोजेक्ट का जो होता है फाउंडेशन होता है। अगर आपने डेटाबेस यूज़ किया है तो मुझे मुझे सही लगता है कि मैं पहले डेटाबेस से चालू करूँ। ठीक है, और डेटाबेस को आपको बहुत ही ध्यान से बनाना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बना दी, क्लास, और इसका नाम रख दिया क्वेश्चंस। ठीक है, हमारे पास क्या रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, क्लास क्वेश्चंस, और ये क्लास क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है किसको, मॉडल क्लास को। तो जो भी हम मॉडल क्लासेस बनाते हैं, उनके लिए हमें मॉडल क्लास को इनहेरिट करना पड़ता है। ये क्वेश्चन हमारी एक मॉडल क्लास है, जो कि मॉडल क्लास को इनहेरिट कर रही है
कहाँ से इनहेरिट कर रही है? मॉडल्स नाम के मॉड्यूल से। ओके, अब इसमें कौन कौन सी फील्ड हमारी रहेंगी? देखो क्वेश्चन का क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, तो मॉडल स्टोर्ड कैरेक्टर फील्ड, जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगा उसका कुछ ना कुछ टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो रहेगा, तो एक हम फील्ड बना लेते हैं टेक्स्ट नाम की, और इसका साइज में रख देता हूँ 400। ठीक है, जितना भी आपको रखना हो। कैरेक्टर फील्ड में हमें मैक्स लेंथ देना ज़रूरी होता है, और टेक्स्ट हमारा कैरेक्टर फील्ड रहेगा। इसके बाद हम ले लेंगे डिफ़िकल्टी लेवल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया डिफ़िकल्टी। अब डिफ़िकल्टी मतलब हमारा किस टाइप का रहेगा, कि मीडियम डिफ़िकल्टी वाला हम रखना चाहते हैं, या फिर हम जो है इजी रखना चाहते हैं, या फिर हार्ड रखना चाहते हैं, तो कैरेक्टर के फॉर्म में रहेगा, या न्यूमरिक भी आप ले सकते हो। मैंने कैरेक्टर रख लिया, और इसका लेंथ में रख देता हूँ 50 रख लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब देखो डिफ़िकल्टी के लिए आप चाहो तो एक लिस्ट भी बना सकते हो, चॉइस लिस्ट। तो मैं एक चॉइस लिस्ट यहाँ पे बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक चॉइस लिस्ट बना दिया, इसका नाम मैंने दे दिया डिफ़िकल्टी लेवल्स। डिफ़िकल्टी अंडरस्कोर लेवल्स, या फिर डिफ़िकल्टी अंडरस्कोर चॉइसेस नाम दे देता हूँ मैं, डिफ़िकल्टी चॉइसेस। तो ये हमारा एक लिस्ट हो गया, चॉइस लिस्ट। इसके अंदर हमने ये टपल्स यूज़ कर लिए। ठीक है, तो इसमें जो पहली वैल्यू होती है, यहाँ पे ये क्या हिंट आ रहा है इसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी जो पहली वैल्यू होती है वो डेटाबेस में स्टोर होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो आप जेंगो के एडमिन पैनल पे शो कर सकते हो, या फिर ड्रॉप डाउन वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप जेंगो फॉर्म्स का यूज़ कर रहे हो तो ड्रॉप डाउन में भी ये सेकंड वाली वैल्यू को यूज़ कर सकते हो, बट डेटाबेस में जो आपकी वैल्यू स्टोर होगी वो ये वाली वैल्यू स्टोर होगी। चॉइस लिस्ट बनाने का बेनिफिट ये होता है कि आप इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, डिफ़िकल्टी में इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ पे आप दे दोगे चॉइसेस डिफ़िकल्टी अंडरस्कोर चॉइसेस। चॉइसेस में आपने क्या दे दिया, जिस भी नाम का आपने ये लिस्ट बनाया है, चॉइस लिस्ट बनाया है, वो नाम आपने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ कर सकते हो। अगर कोई डेटा नहीं मिला तो हम डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेते हैं, इजी या मीडियम। तो मैंने यूज़ कर लिया डिफ़ॉल्ट, मुझे रखना है मीडियम। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में मैंने मीडियम दे दिया, और इसका लेंथ मैंने रख दिया 50। है ना, वैसे 50 की भी ज़रूरत नहीं है, हम 10 भी रख सकते हैं, 10 में भी काम हो जाएगा। ठीक है, इनका लेंथ आप देख रहे हो 5, 2, 3, 5-6 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं है, तो आप 10 भी रख सकते हो, ज़्यादा भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट फील्ड क्या रहेगी? डिफ़िकल्टी के बाद नेक्स्ट में रख देता हूँ क्रिएटेड एट, कि मैंने इस क्वेश्चन को डेटाबेस में कब इंसर्ट किया। तो मैंने इसको रख दिया मॉडल स्टोर्ड डेट टाइम फील्ड। डेट टाइम फील्ड मतलब इसमें डेट और टाइम दोनों स्टोर होगा। मुझे डेटाबेस में रखना है ये, स्टोर करना है कि ये मैंने क्वेश्चन जब क्रिएट किया था तो कौन सी डेट को क्रिएट किया था। तो डेट और टाइम दोनों हम इसमें रखेंगे, और ऑटो नाउ एड को मैंने ट्रू कर दिया। इसका मतलब होता है कि रिकॉर्ड जो है, मतलब इसमें जो डेटा है वो अपने आप आ जाएगा। जैसे ही हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे हमें डेट नहीं इंसर्ट करना पड़ेगा, डेट और टाइम अपने से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है ऑटो नाउ एड इक्वल टू ट्रू। और डिफाइन एस टी आर, ये क्या होता है, आपको डेटाबेस में जो है किस तरीके से, ये क्या आ रहा है, ठीक है, एस टी आर क्या होता है, स्पेशल फंक्शन होता है। कुछ देखते हैं डेफिनेशन यहाँ पे आ रहा है क्या। ठीक है, फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन, अगर आप अपने क्वेश्चन ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे आप रिकॉर्ड्स इंसर्ट करोगे, तो आपका जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे क्वेश्चन ऑब्जेक्ट्स, तो उनको अगर आपको एडमिन पैनल में एक स्ट्रिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, बेटर रिप्रेजेंटेशन करना है, तो वो आप कर सकते हो इस फंक्शन के थ्रू। ठीक है,
तो जैसे यहाँ पे सेल्फ डॉट टेक्स्ट लिखा है तो हमें क्या दिखेगा, क्वेश्चन दिखेगा। हालांकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, तो इसको हम स्लाइस वगैरह कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं तो यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लेता हूँ। एफ स्ट्रिंग को यूज़ करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ डॉट टेक्स्ट, या फिर मैंने इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लिया जैसा आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया सेल्फ डॉट डिफ़िकल्टी। तो जेंगो के एडमिन पैनल में जब आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफ़िकल्टी का जो भी लेवल होगा, इजी है, मीडियम है, हार्ड है, वो आपको दिखेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और उसके बाद आपको स्पेस के बाद क्या दिखेगा, क्वेश्चन दिखेगा। अब क्वेश्चन काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे इसको स्लाइस कर दिया है कि मुझे केवल एक शॉर्ट प्रीव्यू दिख जाए, है ना। पहले 50 कैरेक्टर्स मुझे यहाँ पे दिख जाएं, है ना। फिर उसके बाद मैंने डॉट डॉट लगा दिया अगर लगाना हो तो। ओके, तो ये एक टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अगर मुझे इसको देखना है डेटाबेस में एडमिन पैनल में, तो मैं क्या करता हूँ, एक सुपर यूज़र बना लेता हूँ। तो पहले तो मुझे इसको माइग्रेट करना पड़ेगा। हम्म, तो मैंने कर दिया पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। ठीक है, तो हमने ये कमांड चला दी पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। तो इससे क्या होगा, हमारा ये जो टेबल है उसके करस्पॉन्डिंग एक फाइल यहाँ पे आ जाएगी, एक माइग्रेशन फाइल आ गई। ठीक है, अब एक्चुअल में ये हमारा डेटाबेस में तब जाएगा जब हम इसको माइग्रेट करेंगे। तो मेक माइग्रेशन के बाद हम चला देते हैं माइग्रेट। ठीक है, तो अब हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस में। और उसके अलावा काफ़ी सारे टेबल्स हमें जो जेंगो प्रोवाइड करता है वो भी सब क्रिएट हो जाएंगे। अब इनको अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ इस टेबल को एडमिन पैनल पे, तो पहले मुझे एडमिन बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र, क्रिएट सुपर यूज़र। इससे क्या होगा, मैं एक एडमिन क्रिएट कर पाऊँगा। तो मैंने एडमिन का कुछ नाम दे दिया। तो ये सारी डिटेल मैं यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा एक एडमिन यहाँ पे क्रिएट हो गया। एडमिन क्रिएट होने के बाद मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। तो अब एडमिन पैनल में हम कैसे जाएंगे, प्रोजेक्ट तो हमारा रन हो गया। अब इस यूआरएल पे आप जाओगे। इस यूआरएल पे जब आप जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये वाला पेज दिखेगा, फर्स्ट पेज। अब एडमिन में जाने के लिए आपको पता है हमें स्लेश के बाद एडमिन लिखना पड़ता है। नहीं पता है तो मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ये पाथ हमें दिया हुआ है एडमिन स्लेश। तो यही आपको यहाँ पे देना है, स्लेश लगा के आपने लिखा एडमिन स्लेश। तो ये जेंगो का जो डिफ़ॉल्ट एडमिन पैनल होता है उसका एक लॉगिन पेज आ गया। तो अब जो हमने एडमिन क्रिएट किया था उससे हम लॉगिन करेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे हमारा जो ये मॉडल है, हमने जो मॉडल बनाया था इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन ये हमें कब दिखेगा, जब हम जाएंगे एडमिन डॉट पी वाई के अंदर और हमारा जो मॉडल है उसको रजिस्टर करेंगे। तो पहले तो हमने यहाँ पे लिखा फ्रॉम डॉट मॉडल्स। डॉट मॉडल्स मतलब हमारी जो ऐप है, डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करेंट डायरेक्टरी को। तो जो करेंट डायरेक्टरी है जो वो है क्विज ऐप। तो क्विज ऐप जो हमारा है उसके अंदर जो मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल है उसके अंदर जाके हम जाते हैं किसके अंदर, हमने इंपोर्ट कर लिया किसको, क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या है, ये मॉडल क्लास है, उसको हमने इंपोर्ट कर लिया। ओके, इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे अभी इसको सिंपल डिस्प्ले कर देते हैं एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर क्वेश्चन। तो अब आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिख जाएगा। हमने क्वेश्चन बनाया था बट ये एक एक्स एस यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाता है। अब यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। ये ड्रॉप डाउन में आपके पास चॉइस आ गई। ओके, तो जब आप इस तरीके से चॉइस बनाते हो तो उससे आपके पास ड्रॉप डाउन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे चॉइसेस का यूज़ किया है तो आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा, और ड्रॉप डाउन में क्या क्या ऑप्शन दिखाने हैं वो आपने यहाँ पे दे दिए हैं। ये जो कैपिटल लेटर में आप सेकंड वैल्यू आपने दी है वो आपको ड्रॉप डाउन में दिखेगी। आप देखो यहाँ पे इजी, मीडियम, हार्ड, ये आपको ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले हो रहा है। अब इसी तरीके से हम अपने दूसरे टेबल्स बना लेते हैं। एक क्वेश्चन हो गया, अब क्वेश्चन के ऑप्शंस भी तो होंगे, वो हम चाहें तो इसी मॉडल में बना सकते हैं या अलग मॉडल में बना सकते हैं। तो मैं एक और मॉडल बना लेता हूँ, एक बार मैं स्कोर चेक कर लेता हूँ कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। टेक्स्ट हो गया, लेंथ रख दिया 400, डिफ़िकल्टी ठीक है। ठीक है, 3 फील्ड हमने इसमें बना दी। अब नेक्स्ट मॉडल में बनाऊंगा जिसमें हम क्या रखेंगे, चॉइसेस रखेंगे। क्वेश्चन की जो चॉइस रहेंगी, जैसे एमसीक्यू है तो उसके 4 ऑप्शन रहेंगे हर एक क्वेश्चन के। तो मैंने बनाया क्लास चॉइस, और यहाँ पे भी हमने मॉडल को इनहेरिट कर लिया। क्वेश्चन को एक हमने फील्ड बना दी क्वेश्चन, और इसको हमने क्या यूज़ कर लिया, फॉरेन की यूज़ कर लिया। हमने जो क्वेश्चन वाला टेबल था उसके साथ इसका रिलेशनशिप बना लिया। फॉरेन की क्या होता है, मेनी टू वन रिलेशनशिप होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस हो सकती हैं, और यहाँ पे रिलेटेड नेम का यूज़ कर लिया। रिलेटेड नेम से क्या होता है, एक रिवर्स रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। जनरली जब हम फॉरेन की वगैरह बनाते हैं तो उससे क्या होता है, हम चॉइस के थ्रू क्वेश्चन को तो एक्सेस कर सकते हैं, क्वेश्चन की किसी भी फील्ड का। जैसे मैंने लिखा चॉइस डॉट क्वेश्चन डॉट टेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन का टेक्स्ट मुझे मिल जाएगा। या चॉइस डॉट क्वेश्चन डॉट डिफ़िकल्टी, तो ये डिफ़िकल्टी मुझे लेवल मिल जाएगा। जो भी डिफ़िकल्टी फील्ड में होगा डेटा वो मुझे मिल जाएगा। बट अगर मुझे पेरेंट से, मतलब क्वेश्चन से अगर चॉइस को एक्सेस करना है तो उसके लिए मुझे ये नाम मैं दे सकता हूँ। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, पेरेंट टेबल मतलब क्वेश्चन से चॉइस को भी एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे, आप लिखोगे क्वेश्चन डॉट चॉइसेस, जो भी यहाँ पे नाम दिया है, क्वेश्चन डॉट चॉइसेस डॉट ऑल लिखा, तो उस क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सब मुझे मिल जाएंगे, है ना। तो एक रिवर्स रिलेशन हो जाता है कि पेरेंट से भी चाइल्ड को एक्सेस कर पाएंगे, है ना। मैं जनरली पेरेंट चाइल्ड नाम देता हूँ, आपको जो भी आप बोलते हो। ठीक है, और यहाँ पे ओन डिलीट में मैंने यूज़ कर लिया मॉडल्स डॉट कास्केड। अगर मैं क्वेश्चन को डिलीट करूं तो उसके सारे चॉइसेस भी डिलीट हो जाएं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर पेरेंट को डिलीट करें, मतलब क्वेश्चन को डिलीट करें, तो उसके चॉइस अगर डिलीट हो जाए तो ठीक है, सही है। तो मॉडल्स डॉट कास्केड आपने यूज़ कर लिया। ठीक है, ये टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब क्या है, जो चॉइस रहेगा, चॉइस में आंसर रहेंगे, है ना। तो आंसर का जो टेक्स्ट रहेगा वो हम इसमें रखेंगे, और इसको भी रख दिया कैरेक्टर फील्ड। साइज मैंने दे दिया 200। इस करेक्ट, अब वो कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत गलत है वो हम इस करेक्ट में रखेंगे। तो डिफ़ॉल्ट हमने इसमें फॉल्स रख दिया। ये बुलियन फील्ड है, इसमें ट्रू फॉल्स रखेंगे हम। ओके, फिर ये एस टी आर के अंदर इतना सब ना यूज़ करके बस मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, वैसे यहाँ पे काफ़ी कुछ आ रहा है। करेक्ट इफ सेल्स डॉट, ठीक है, इतना सब मैं नहीं रखता, मैं सिंपल रख देता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पे ये सब भी हटा देता हूँ। मैंने कर दिया रिटर्न सेल्फ डॉट टेक्स्ट, वो भी सही था। तो मैं बस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो दिखाना चाहता हूँ, है ना। इसको भी अगर स्लाइस करना हो तो स्लाइस भी कर सकते हो।
ओके, इतना हुआ। इसके अंदर हमारी थी 3 फील्ड, क्वेश्चन, टेक्स्ट और इज अंडरस्कोर करेक्ट। तो ये डेटाबेस आप बिल्कुल ध्यान से बनाना। मॉडल स्टोर्ड बुलियन फील्ड। ओके, नेक्स्ट हम बना लेंगे क्लास, और इसका नाम मैंने रख दिया, मान लो क्विज रिजल्ट। नहीं, पहले मैं बनाऊंगा क्विज अटेम्प्ट। ठीक है, क्विज अटेम्प्ट के अंदर हमारी कौन कौन सी फील्ड रहेंगी? क्विज अटेम्प्ट ने भी क्या कर लिया, मॉडल क्लास को इनहेरिट कर लिया। इसमें हम रखेंगे यूज़र नेम। आप फील्ड का नाम जो भी रखना चाहते हो, मैंने नाम दे दिया प्लेयर नेम। ठीक है, प्लेयर का क्या नाम है वो, और इसको मैंने रख दिया कैरेक्टर फील्ड। प्लेयर नेम मतलब वही यूज़र नेम जो हम एंटर कर रहे थे क्विज अटेम्प्ट करने से पहले, और इसका साइज आपको जो भी देना हो दे सकते हो। प्लेयर नेम के बाद मैं रख लूँगा, नेक्स्ट मैं यूज़ कर लूँगा डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी, ठीक है, इसमें मैं डिफ़िकल्टी भी रखूँगा, क्योंकि जब यूज़र क्विज अटेम्प्ट करेगा तो मुझे कुछ चीज़ें रखनी है कि वो कौन सा प्लेयर का नाम क्या है और उसने कौन सा डिफ़िकल्टी लेवल सेलेक्ट किया, ताकि जब मैं सर्टिफिकेट प्रिंट करवा पाऊँ पीडीएफ, तो इसमें से मैं डेटा ले पाऊँगा, है ना। इसमें से मैं सारा डेटा लूँगा जो मुझे सर्टिफिकेट में लगाना है, जैसे प्लेयर का नाम हो गया, यूज़र का नाम बोल सकते हो, फिर डिफ़िकल्टी लेवल उसने कौन सा सेलेक्ट किया। तो मैक्स लेंथ इसका रख दिया 10, और चॉइसेस इसमें भी मैंने यही रख दिया, और डिफ़ॉल्ट मैंने मीडियम रख दिया। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मैंने मीडियम रख दिया। उसके बाद मैं रखूँगा, नेक्स्ट मैं यूज़ कर लेता हूँ टोटल अंडरस्कोर क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे, तो यहाँ पे मैंने रख दिया मॉडल स्टोर्ड इंटीजर फील्ड, या फिर इसको मैं कर देता हूँ पॉजिटिव इंटीजर फील्ड। पॉजिटिव इंटीजर फील्ड, तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया पॉजिटिव इंटीजर फील्ड। मैं चाहता हूँ नेगेटिव वैल्यू ना रहे। ठीक है, 1 या 0, 0 भी हो सकता है, बट मैंने इसको रख दिया बाय डिफ़ॉल्ट 10। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ शुरू में डिफ़ॉल्ट 10 क्वेश्चंस रहेंगे। हम हालांकि चेंज भी कर सकते हैं व्यूज़ के थ्रू। जब डेटा इंसर्ट करेंगे तो अलग डेटा आएगा, बट जब डेटा अगर इंसर्ट नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट हमने इसमें 10 रख दिया, है ना। उसके बाद स्कोर का यूज़ कर लेते हैं। स्कोर को भी हम दे देते हैं पॉजिटिव इंटीजर फील्ड। तो इसको भी मैंने यूज़ कर लिया पॉजिटिव इंटीजर फील्ड। मैंने यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम नहीं रखा है, तो मैं पॉजिटिव रख देता हूँ। डिफ़ॉल्ट में मैंने 0 दे दिया। उसके बाद मैं रख देता हूँ अटेम्प्टेड एट। अटेम्प्टेड एट की जगह मैं रख देता हूँ स्टार्टेड एट। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया स्टार्टेड एट, मतलब हमने क्विज़ को कितने टाइम पे चालू किया, तो हमें डेट और टाइम दोनों मिलेगा। स्टार्टेड डेट में मैंने क्या रख दिया, डेट टाइम फील्ड, तो डेट भी रहेगी और टाइम भी रहेगा कब आपने क्विज को स्टार्ट किया। तो क्विज जब यूज़र अटेम्प्ट करेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम इस टेबल के अंदर रखेंगे। स्टार्टेड डेट हो गया, और कंप्लीटेड डेट भी रख देंगे। ठीक है, कब उसने क्विज को कंप्लीट किया, मॉडल स्टोर्ड डेट टाइम फील्ड, नल को ट्रू कर दिया, ब्लैंक को ट्रू कर दिया। देखो, कंप्लीशन टाइम तो बाद में आएगा कि उसने कितने टाइम में कंप्लीट किया, है ना, कितने टाइम बाद कंप्लीट किया, तो वो डेटा बाद में आएगा। तो इस फील्ड में हमने नल को भी ट्रू रखा और ब्लैंक को भी ट्रू कर दिया। ठीक है, इनिशियली इसमें डेटा नहीं रहेगा, बट स्टार्टेड एट में डेटा आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा जैसे ही उसने क्विज को स्टार्ट किया। तो हम चाहते हैं अपने आप इसमें डेट और टाइम आ जाए। ओके, नेक्स्ट हमारा रहेगा, हम इसमें टाइमर भी यूज़ करेंगे। तो टाइमर के लिए मैं 2 फील्ड और बनाऊंगा। मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया टाइम लिमिट। टाइम लिमिट सेकंड्स के फॉर्म में मैं रखूँगा, तो मैंने एक फील्ड बना दी टाइम लिमिट सेकंड्स।
और इसको भी मैंने दे दिया पॉजिटिव इंटीजर फील्ड, और डिफ़ॉल्ट टाइम मैंने इसमें रख दिया 300, है ना। 300 का मतलब होता है 5 मिनट्स, क्योंकि ये सेकंड्स के फॉर्म में होता है, तो एक मिनट में आपका 60 सेकंड्स होता है, तो 5 × 60 आप करोगे मतलब 300, है ना। 300 मतलब 5 मिनट्स हमने इसमें डिफ़ॉल्ट रख दिया। बाकी हम सेट कर पाएंगे व्यूज डॉट पी वाई के थ्रू। हम वहाँ पे जब अपना बिजनेस लॉजिक लिखेंगे तो वहाँ से हम सेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एक हमारा एक्सपायरी टाइम हो जाएगा, एक्सपायर्स एट। ठीक है, एक्सपायर्स एट में हमने रख दिया मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड, कि हमारा जो है इसमें तो सेकंड्स रहेंगे, लेकिन कितने टाइम बाद हमारा वो एक्सपायर हुआ टाइम। ठीक है, हमारा जो सेशन था कब एक्सपायर हुआ, तो वो हम इसमें रखेंगे एक्सपायर्स एट मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड। ठीक है, तो टोटल हमारी इसमें कितनी फील्ड हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फील्ड्स हमने इसमें बनाई हैं। प्लेयर नेम को मैंने रखा कैरेक्टर फील्ड, डिफ़िकल्टी को कैरेक्टर फील्ड, चॉइसेस का यूज़ कर लिया, टोटल क्वेश्चंस में मैंने पॉजिटिव इंटीजर फील्ड का यूज़ कर लिया, डिफ़ॉल्ट मैंने 10 रखा, स्कोर में हमने पॉजिटिव इंटीजर फील्ड का यूज़ किया, डिफ़ॉल्ट 0 रखा, जो भी स्कोर कैलकुलेट होगा वो इसके अंदर आएगा। स्टार्टेड एट डेट टाइम फील्ड ऑटो नाउ 8, अपने आप डेट इसमें आ जाएगी। कंप्लीटेड एट में बाद में डेटा आएगा, तो इसको हमने शुरू में ब्लैंक रखा, नल को ट्रू कर दिया और ब्लैंक को भी ट्रू कर दिया। टाइमर के लिए हमारी ये दो फील्ड्स रहेंगी, टाइम अंडरस्कोर लिमिट अंडरस्कोर सेकेंड्स, और डिफ़ॉल्ट मैंने इसमें 300 दे दिया पॉजिटिव इंटीजर फील्ड। एक्सपायर्स एट में मैंने डेट टाइम फील्ड का यूज़ कर लिया, नल को ट्रू कर दिया और ब्लैंक को भी ट्रू कर दिया, क्योंकि इसमें भी डेटा बाद में आएगा। ओके, अब स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन आपको क्या रखना है, तो ठीक है, प्लेयर नेम दिखा देंगे, और टाइम वगैरह दिखाना है तो वो दिखा दो, सेल्फ डॉट स्कोर एट सेल्फ डॉट स्टार्टेड। ठीक है, जो भी आपको दिखाना हो यहाँ पे, या तो डिफ़िकल्टी लेवल दिखा दो, इतना सब नहीं दिखाना तो। ठीक है, मान लो मुझे इतना सब नहीं दिखाना, मुझे यहाँ पे बस डिफ़िकल्टी लेवल दिखा देना है कि कौन सा प्लेयर था और कौन सा उसने डिफ़िकल्टी लेवल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अलग अलग हिंट आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट्स में डिफ़िकल्टी लेवल को दिखा दिया, सेल्फ डॉट डिफ़िकल्टी। इस वाले प्लेयर ने ये वाला डिफ़िकल्टी लेवल सेलेक्ट करके अटेम्प्ट किया है। ओके, ये आपके ऊपर ही क्या रिप्रेजेंटेशन आप दिखाना चाहते हो। जैसे यहाँ पे अगर डेटा ऐड करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, है ना, क्वेश्चन वाले में। और क्विज अटेम्प्ट वाले में आपको ये दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगा, आपने देखा भी होगा मेरे पहले वाले प्रोजेक्ट्स में मैंने आपको करके दिखाया है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बना लेते हैं क्लास, और नाम दे देते हैं अटेम्प्ट आंसर। अटेम्प्ट आंसर, ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया अटेम्प्ट आंसर। ओके, अब यूज़र क्या करेगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। तो एक तो हमने यहाँ पे अटेम्प्ट नाम का फील्ड बनाया, और इसमें हमने क्विज अटेम्प्ट को रिलेशन यहाँ पे दे दिया, ताकि हमें पता चल पाए कि कौन से प्लेयर ने अटेम्प्ट किया है, क्या उसका डिफ़िकल्टी लेवल उसने सेलेक्ट किया था। तो पूरे प्लेयर की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिल पाएगी, है ना। और रिलेटेड नेम के अंदर हमने इसका नाम दे दिया आंसर्स, ताकि एक रिवर्स रिलेशन हम बना पाए। और यहाँ पे मैं मॉडल्स डॉट कास्केड का भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मॉडल डॉट कास्केड का यूज़ कर लेते हैं। अगर हमारा ये क्विज अटेम्प्ट डिलीट होता है तो हम अटेम्प्ट आंसर को भी डिलीट कर देंगे, है ना। कास्केड का मतलब होता है अगर पेरेंट टेबल डिलीट हो तो चाइल्ड टेबल भी हमारा डिलीट हो जाए।
ओके, नेक्स्ट फील्ड हमारा रहेगा क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया? मॉडल स्टोर्ड फॉरेन की, तो क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे मैं एक काम काम करता हूँ, मैं यूज़ कर लेता हूँ मॉडल स्टोर्ड प्रोटेक्ट का। ठीक है, ये भी मैंने आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स में बताया है। प्रोटेक्ट क्या करता है? ये डेटा डिलीट नहीं होने देता। मतलब अगर मैं डिलीट करूँ पेरेंट को, तो वो नहीं हो पाएगा डिलीट अगर मैंने कोई क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अटेम्प्ट आंसर के अंदर हमारा कोई क्वेश्चन आ चुका है, तो हम क्वेश्चन मॉडल से, क्वेश्चन टेबल से उस क्वेश्चन को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर चाइल्ड टेबल में हमने कोई रिकॉर्ड यूज़ कर लिया है क्वेश्चन टेबल का, तो क्वेश्चन टेबल से हम उस रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर डिलीट हो जाएगा तो फिर हम प्रॉपरली दिखा नहीं पाएंगे उसको, है ना। तो प्रोटेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कास्केड भी लगा सकते हो, ये आपकी चॉइस है। बट मैं चाहता हूँ अगर मैंने किसी क्वेश्चन को यूज़ कर लिया है, तो मैं क्वेश्चन को डिलीट नहीं होने देना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने मॉडल्स डॉट प्रोटेक्ट का यूज़ कर लिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक नई फील्ड में बना लेता हूँ यहाँ पे ऑर्डर। ऑर्डर में हमारा क्या रहेगा? क्वेश्चन का जो ऑर्डर रहेगा, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, तो वो मैं इसमें रखूँगा ऑर्डर के अंदर। क्वेश्चंस जो हम यूज़र को दिखाएंगे वो रैंडम क्वेश्चंस दिखाएंगे। ठीक है, बट क्वेश्चन का नंबर कौन सा है, पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो वो हम ऑर्डर के अंदर रखने वाले हैं। तो मॉडल डॉट पॉजिटिव इंटीजर फील्ड, नाम जो भी रखना है फील्ड्स का वो आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हो। ऑर्डर हो गया, और उसके बाद ठीक है मैं सेलेक्टेड चॉइस ले लूँगा कि हमने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे फॉरेन की हमने ले लिया, किसको? चॉइस को, क्योंकि जो चॉइसेस हमारी थी वो इसके अंदर है। जो एमसीक्यू के ऑप्शंस रहेंगे वो इसके अंदर रहेंगे, चॉइस के अंदर। तो यहाँ पे मैंने चॉइस को यूज़ कर लिया एज अ फॉरेन की। और यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ ऑन डिलीट में? यहाँ पे नल। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ ऑन डिलीट पे मॉडल्स डॉट सेट नल। ठीक है, अलग अलग होता है। मॉडल्स डॉट कास्केड का मतलब होता है कि पेरेंट को डिलीट करो तो चाइल्ड भी डिलीट हो जाए। अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि मॉडल्स डॉट सेट नल कर दो, सेट अंडरस्कोर नल। सेट अंडरस्कोर नल का मतलब क्या होता है? और नल जब यूज़ करोगे सेट अंडरस्कोर नल, तो आपको ये भी देना पड़ेगा, नल इक्वल टू ट्रू, ब्लैंक इक्वल टू ट्रू। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि अगर कोई चॉइस मैंने यूज़ कर लिया है, ठीक है, हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन का कोई आंसर हमने दे दिया है, तो हम चाहते हैं अगर कि डिलीट ना हो पाए, तो हम सेट अंडरस्कोर प्रोटेक्ट यूज़ कर लेंगे कि पेरेंट से वो डिलीट ना हो पाए। और हम सेट अंडरस्कोर नल का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर पेरेंट से डिलीट हो भी गया, तो एटलीस्ट हमारा रिकॉर्ड डिलीट ना हो, हम एटलीस्ट वहाँ पे नल दिखा दें। ठीक है, तो ये मैं देना चाहता हूँ कि मुझे कम से कम नल वहाँ पे मिल जाए, एटलीस्ट मुझे मेरा रिकॉर्ड डिलीट ना हो। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। जब आप चाहते हो पेरेंट से भी डिलीट हो जाए, पेरेंट डिलीट हो तो चाइल्ड भी डिलीट हो जाए, तो आप क्या करोगे? मॉडल्स डॉट कास्केड का यूज़ करोगे। और जब आप चाहते हो कि अगर चाइल्ड में यूज़ हो चुका है तो पेरेंट डिलीट ही ना हो। और जब आप चाहते हो कहीं पे कि आपका पेरेंट रिकॉर्ड अगर डिलीट भी हो जाए, तो चाइल्ड में वहाँ पे नल आ जाए, बट एटलीस्ट चाइल्ड हमारा डिलीट ना हो। ठीक है, तो ये तीनों मैंने अलग अलग जगह पे आपको थोड़ा सोच समझ के लगा के दिखाया है, बाकी आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। और नेक्स्ट मैंने ले लिया इज अंडरस्कोर करेक्ट। अब यूज़र ने जो आंसर दिया है वो करेक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए हमारा बुलियन फील्ड रहेगा। और इसमें मैं
डिफ़ॉल्ट वगैरह नहीं रखता हूँ, इसमें मैं फॉल्स रख देता हूँ। नहीं, इसमें मैं नल को अभी ट्रू रख देता हूँ। ठीक है, नल और ब्लैंक को अभी मैंने, मतलब इस फील्ड को शुरू में हम खाली भी छोड़ सकते हैं। और नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगा इसमें ए आई। ठीक है, ए आई का जो एक्सप्लेनेशन रहेगा अब मुझे वो रखना है, ए आई अंडरस्कोर एक्सप्लेनेशन। ए आई के थ्रू हमें दो चीज़ें मिलेंगी, दो चीज़ें हम लेके आएंगे ए आई के थ्रू। एक तो एक्सप्लेनेशन हो गया, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो देगा लर्न मोर वाले, उसके लिए हमारी एक अलग फील्ड रहेगी, ए आई अंडरस्कोर लर्न मोर। ठीक है, तो ए आई अंडरस्कोर एक्सप्लेनेशन, इसके लिए मैंने यूज़ कर लिया टेक्स्ट फील्ड, और नल को ट्रू कर दिया, ब्लैंक ब्लैंक इक्वल टू ट्रू। ब्लैंक इक्वल टू ट्रू लगाना हो तो लगा सकते हो, वैसे ये एडमिन से तो हम डेटा ये डालेंगे नहीं, है ना। तो इसको मैंने ब्लैंक इक्वल टू ट्रू ना यूज़ करके डिफ़ॉल्ट, अगर एआई से मान लो एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, कभी कभी होता भी है ना कि एआई रिस्पॉन्स नहीं देता, ठीक है, तो मैंने डिफ़ॉल्ट इसमें ब्लैंक रख दिया। और यहाँ पे मैंने यूआरएल फील्ड मुझे नहीं यूज़ करना है, मुझे यहाँ पे भी जो है टेक्स्ट फील्ड यूज़ करना है, टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, ए आई अंडरस्कोर लर्न मोर टेक्स्ट फील्ड, इसमें भी मैंने नल को ट्रू, एक काम करते हैं ब्लैंक रख देते हैं इसको, ब्लैंक इक्वल टू ट्रू। ठीक है, दोनों में मैंने ब्लैंक इक्वल टू ट्रू कर दिया, और डिफ़ॉल्ट को मैंने डिफ़ॉल्ट मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया, अगर एआई का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो एम्प्टी स्ट्रिंग यूज़ कर लो। ओके, और अगर एडमिन से हम रिकॉर्ड एड कर रहे हैं तो हम इसमें ब्लैंक वैल्यू डाल पाएँ, तो इसीलिए हमने ब्लैंक को ट्रू कर दिया, है ना। अगर एडमिन से हम इंसर्ट करेंगे एडमिन पैनल से, तो उसके लिए हमारा ब्लैंक इक्वल टू ट्रू हम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ एडमिन पैनल में हमें जब अगर डेटा हमने डाला तो वो हमें बोलेगा कि इसमें डेटा इंसर्ट करना ज़रूरी है, तो हम चाहते हैं कि उसको ब्लैंक छोड़ पाएँ, तो ब्लैंक को ट्रू कर दिया। ठीक है, तो कितनी फील्ड है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड है। ठीक है, अटेम्प्ट जिसको हमने, टोटल हमारी 7 फील्ड से, अटेम्प्ट को हमने फॉरेन की रखा, और इसमें क्विज अटेम्प्ट ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा। रिलेटेड नेम में मैंने आंसर्स दे दिया, ऑन डिलीट में मॉडल्स डॉट कास्केड को यूज़ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने मॉडल्स डॉट कास्केड क्यों यूज़ किया, क्योंकि अगर हमारा क्विज अटेम्प्ट ही डिलीट हो जाता है तो फिर, है ना, मतलब जिसने मान लो अटेम्प्ट किया था क्विज, तो उसकी इन्फॉर्मेशन ही ख़त्म हो गई, तो उसके रिजल्ट को भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए मॉडल्स डॉट कास्केड को यूज़ कर लिया। और बट अगर उसने अटेम्प्ट किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, कौन सा डिफ़िकल्टी लेवल सेलेक्ट किया था, कौन सा, कितने टोटल क्वेश्चन थे, तो उसके जो आंसर्स हैं, तो उसमें भी तो मुझे क्वेश्चन को रखना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने इसको प्रोटेक्ट कर लिया कि अगर मैंने किसी क्वेश्चन को यूज़ किया है तो मैं नहीं चाहता कि वो डिलीट हो, है ना। और ऑर्डर, ऑर्डर में मैंने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर फील्ड का यूज़ कर लिया। इसमें हम क्वेश्चन के ऑर्डर्स, ऑर्डर क्या है क्वेश्चन का, 1 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आया, 2 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आया, क्योंकि रैंडमली हम क्वेश्चन दिखाएंगे, हमेशा सेम सीक्वेंस नहीं रहेगा। कैसे हम रैंडमली क्वेश्चंस दिखाएंगे वो सब भी आप इस प्रोजेक्ट में सीखोगे, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा नया। सेलेक्टेड चॉइस, है ना, जो कि हम पहले प्रोजेक्ट्स में नहीं हमने देखा है, तो हर प्रोजेक्ट में मैं कुछ कुछ नया लेके आता हूँ। सेलेक्टेड अंडरस्कोर चॉइस, यहाँ पे हमने फॉरेन की का यूज़ किया, नल को ट्रू, ब्लैंक को ट्रू, और यहाँ पे मैंने ऑन डिलीट पे यूज़ कर लिया मॉडल्स डॉट सेट नल।
अगर कोई ऑप्शन डिलीट भी कर देते हैं हम चॉइस से तो एटलीस्ट यहाँ पे नल आ जाए। इज अंडरस्कोर करेक्ट के अंदर मैंने रखा बुलियन फील्ड। एआई एक्सप्लेनेशन में टेक्स्ट फील्ड का यूज़ कर लिया। और एआई लर्न मोर में यहाँ पे भी टेक्स्ट फील्ड का यूज़ कर लिया। ठीक है, अब एस में जो भी आपको दिखाना हो, ठीक है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन जो भी आपको देना हो दे सकते हो। अटेम्प्ट सेल्फ डॉट आई डी क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन डॉट आई डी, ठीक है, जो दिया है वही हम यूज़ कर लेते हैं। सेल्फ डॉट ऑर्डर, या तो एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, क्वेश्चन का आईडी आ रहा है, या तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं क्वेश्चन का नंबर जो कि हमें मिलेगा ऑर्डर से, सेल्फ डॉट ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्यू, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 इस तरीके से हमें दिखेगा। ठीक है, अटेम्प्ट का आईडी और यहाँ पे सेल्फ डॉट ऑर्डर कर दिया तो क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो दिखेगा। आईडी ना दिखा के नंबर दिखा दिया हमने। ओके, अब जो एआई की सेटिंग है, हमें जो एआई की सेटिंग करना है एडमिन के थ्रू एक फॉर्म भर के, जो एपीआई की वगैरह हम डालेंगे, तो यहाँ पे हमने दे दिया एआई सेटिंग्स। ठीक है, एआई सेटिंग्स और मॉडल्स डॉट मॉडल, यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया एपीआई की, या फिर मैंने नाम दे दिया जेमिनाई एपीआई की। तो जेमिनाई का जो, गूगल जेमिनाई का जो एपीआई की होगा उसको मैं कैरेक्टर फील्ड या फिर टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर लिया और यहाँ पे मैंने ब्लैंक इक्वल टू ट्रू दे दिया और डिफ़ॉल्ट में ब्लैंक रख दिया। ठीक है, एडमिन पैनल से हम डेटा खाली भी छोड़ सकते हैं इसमें। अगर हम ई एन वी का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से भी हम डेटा ले सकते हैं। तो इसमें मैंने ब्लैंक इक्वल टू ट्रू रख दिया, एडमिन से हम ब्लैंक वैल्यू भी डाल सकते हैं इसमें, और डिफ़ॉल्ट मैंने इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग रख दिया। और यहाँ पे हम मॉडल का नाम देंगे, तो इसको मैं दे देता हूँ मॉडल नेम, या फिर मैंने रख दिया जेमिनाई का जो मॉडल है, जेमिनाई मॉडल। ठीक है, और इसको रख देते हैं मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड। और इसके अलावा मैक्स लेंथ मैंने 100 कर दिया, और डिफ़ॉल्ट जीपीटी, जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मॉडल आप कोई सा भी, मतलब कोई सा भी एआई यूज़ कर सकते हो, बट जेमिनाई का आई थिंक फ्री वाला ज़्यादा हमें ज़्यादा रिक्वेस्ट हम भेज सकते हैं जेमिनाई के थ्रू। और बाकी ओलामा होता है तो वो तो आपके लोकल सिस्टम में होता है, बट उसमें साइज काफ़ी ज़्यादा था, इसीलिए मैंने ट्राई नहीं किया। है ना, आपकी अगर स्टोरेज वगैरह आपका अच्छा है, रैम ज़्यादा है, तो आप ओलामा को भी ट्राई कर सकते हो। बट जेमिनाई मैंने यूज़ करके देखा, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट मैं अभी तो सेंड कर पा रहा था उससे। शायद वो पर डे के हिसाब से कुछ देता हो, आप चेक भी कर सकते हो उसके डैशबोर्ड पे कितनी रिक्वेस्ट आपने भेजी है। ओके, अब जेमिनाई मॉडल और अपडेशन डेट भी एक रख देता हूँ कि कब मैंने इसको अपडेट किया था। अपडेशन अपडेटेड एट, ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड और ऑटो नाउ को दे दिया ट्रू। जब भी मैं इस रिकॉर्ड को अपडेट करूँगा, जब भी मैं इस रिकॉर्ड को अपडेट करूँगा तो अपने आप जो है इसमें एक डेट आ जाए, करेंट टाइम स्टाम्प इसमें आ जाए कि मैंने इस रिकॉर्ड को कब अपडेट किया था। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया एआई सेटिंग, मॉडल्स क्लास को इनहेरिट कर लिया। इसमें हमारी 3 फील्ड है, जेमिनाई का एपीआई की जो कि टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम रखेंगे, जेमिनाई मॉडल कैरेक्टर फील्ड, मैक्स लेंथ 100 रखा, और डिफ़ॉल्ट में जो यूज़ करूँगा 2.5 यूज़ करूँगा। आप अलग अलग मॉडल्स भी ट्राई कर सकते हो,
ठीक है, अलग अलग मॉडल्स होते हैं, हो सकता है आप जब इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कोई दूसरा मॉडल आ गया। अभी भी शायद 3 पॉइंट कुछ चल रहा है, 3 पॉइंट फ्लैश वगैरह कुछ चल रहा है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, है ना। हम चेक करेंगे, अभी हम जब की को लेंगे तो हम चेक कर सकते हैं। अपडेटेड एट अपडेट, कब रिकॉर्ड हमारा अपडेट हुआ उसका हम ट्रैक रखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे डेट टाइम फील्ड का यूज़ कर लिया। ओके, यहाँ पे जेमिनाई मॉडल दिखाना हो तो दिखा दो। वैसे ये चीज़ें थोड़ी सी प्राइवेट रखनी चाहिए, की वगैरह, की तो रखना ही चाहिए। तो हमने बस यहाँ पे एआई सेटिंग दिखा दिया, ये सब मैंने हटा दिया, ये बस ऐसा दिखेगा हमें। और हाँ, एक चीज़ ध्यान से हमें करना है, अब इसमें मुझे मेंटेन करना है कि मैं एक ही रिकॉर्ड में इसमें रखना चाहता हूँ, है ना। एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट होगा और फिर हम उसको अपडेट कर सकते हैं, बट हम जो है नया रिकॉर्ड नहीं डालेंगे, है ना। तो वो कैसे मेंटेन करेंगे, मैं एक फंक्शन बना लूँगा यहाँ पे, डिफाइन, इसका नाम मैंने रख दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, गेट अंडरस्कोर सोलो। मैंने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे लिखा सी एल एस। सी एल एस का मतलब होता है ये क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, और ये क्लास के थ्रू ही कॉल हो जाए, मुझे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल ना हो, क्लास के थ्रू डायरेक्ट कॉल हो जाए। तो मैंने एट दी रेट क्लास मेथड लगाया, है ना। तो इसका मतलब होता है ये क्लास के थ्रू कॉल होगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम ए आई सेटिंग्स डॉट लगा के कॉल कर पाएंगे, ए आई सेटिंग्स डॉट गेट सोलो लगा के कॉल कर पाएंगे। हम्म, एक मिनट। हम्म, ठीक है, डायरेक्ट हम ए आई सेटिंग्स डॉट गेट सोलो करके इसको एक्सेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सी एल एस क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे क्लास को, है ना, क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा जो ए आई सेटिंग्स क्लास है उसको। और यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया ए आई सेटिंग्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट और क्रिएट। ठीक है, तो हमें एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे कमेंट में कुछ आ रहा है क्या, इसको बोलते हैं सिंगलटन पैटर्न। सिंगलटन पैटर्न टू इंश्योर ओनली वन सेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट मुझे मेंटेन करना है, एक ही रिकॉर्ड इसके अंदर मुझे मेंटेन करना है। तो उसके लिए मैंने ये फंक्शन बना दिया, नाम कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा गेट और क्रिएट। गेट और क्रिएट का मतलब क्या होता है, अगर पहले से डेटा हो तो उसको गेट कर लो, वो नहीं हो तो फिर क्रिएट करो। और यहाँ फिल्टर लगा दिया आईडी इक्वल टू 1। ठीक है, पहले रिकॉर्ड का आईडी 1 होता है, तो अगर पहला रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो उसको निकाल के ले आओ ओबीजे के अंदर, और अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो क्रिएट करो। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट होगा तो क्रिएटेड के अंदर हमारा ट्रू जाएगा, और नहीं क्रिएट होगा तो क्रिएटेड के अंदर फॉल्स जाएगा। ठीक है, ओबीजे के अंदर क्या जाएगा, अगर रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो ओबीजे के अंदर, सॉरी, रिकॉर्ड अगर हम इंसर्ट करते हैं, सॉरी गेट करते हैं, है ना, अगर पहले से है रिकॉर्ड तो हम हमारा वो गेट हो जाएगा और वो ओबीजे के अंदर आ जाएगा, और उसको मैंने रिटर्न करवा दिया। ठीक है, हालांकि ये ट्रू फॉल्स का मुझे कोई यूज़ नहीं है, इसीलिए इसका कलर इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे आप अंडरस्कोर भी लगा सकते हो, जब आपको कोई यूज़ नहीं होता ना तो उसकी जगह आप अंडरस्कोर लगा सकते हो, है ना। क्रिएटेड भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन सबको हम यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, सारे के सारे मॉडल्स को मैं यहाँ पे रजिस्टर कर देता हूँ। ऑप्शन नहीं आ रहा, एक काम करता हूँ, स्टार लगा के सबको इंपोर्ट कर लेता हूँ एक साथ, है ना, सभी को इंपोर्ट कर लिया। अब जो भी हमारे मॉडल्स थे, चॉइस मॉडल था, फिर क्विज अटेम्प्ट था, उसके अलावा था हमारे पास अटेम्प्ट आंसर था, तो सबको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, ये चार हमारे मॉडल्स, पांच मॉडल्स थे, तो सबको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। और ये बैकएंड मेरा, सॉरी, ये सर्वर मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो सारे मॉडल्स मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे।
है ना। मैं इनको थोड़ा और प्रॉपरली बना सकता हूँ। नो सच टेबल क्विज एप अंडरस्कोर चॉइस, चॉइस नाम का टेबल नहीं है क्या मेरा? चॉइस है तो, क्वेश्चन चॉइस, अच्छा उसको एक बार, है ना, एक बार आप इसको ये कर लेना, क्या बोलते हैं, रीस्टार्ट कर लेना। अच्छा कुछ और भी हो सकता है। नो सच टेबल, अच्छा मैंने माइग्रेट नहीं किया, ओके ओके, सॉरी सॉरी। ठीक है, ये टेबल वहाँ पे तो दिख रहे हैं बट ये डेटाबेस में एक्चुअली अभी क्रिएट नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने इसको मेक माइग्रेशन कमांड नहीं चलाई है। जब भी मैं कोई नया टेबल बनाता हूँ या कुछ फील्ड वगैरह चेंज करता हूँ तो मुझे मेक माइग्रेशन कमांड चलाना है। कुछ गलती हो जाए आपकी, ज़्यादा आपने मेक माइग्रेशन भी कर दिया, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसको डिलीट कर लेना। ये जो इनिशियल डॉट पी वाई फाइल आ रही है या ए आई सेटिंग, ये जितना भी 001 002 आ रहा है, इन सबको डिलीट करके दोबारा से आपने जो चेंज किया फिर माइग्रेट कर सकते हो आप। ठीक है, मैंने एक प्रोजेक्ट में बताया भी था, एक प्रोजेक्ट में हमारी कुछ मिस्टेक्स हो रही थी क्योंकि हमने चेंजेस किए थे बाद में, तो ये उसका सॉल्यूशन होता है। कभी अगर ऐसा हो कि आपने कुछ मिस्टेक कर ली फिर माइग्रेशन हो नहीं रहा, तो आप वो पूरा जो है माइग्रेशन फाइल डिलीट कर लेना, फिर उसके बाद आपने सब कुछ सही करके इसको दोबारा से माइग्रेट कर सकते हो। मेक माइग्रेशन और माइग्रेट फिर चला सकते हो। ठीक है, माइग्रेट हो गया। और अब हम रन सर्वर करेंगे, तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एक्चुअल में डेटाबेस में वो क्रिएट नहीं हुआ था। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा है, हम यहाँ पे डेटा ऐड कर सकते हैं, हालांकि मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बना सकता हूँ, है ना, वो भी हम करेंगे अभी जो है ना। अब हम हमें जो है इसको थोड़ा और प्रॉपरली अगर दिखाना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो वो भी हम एडमिन डॉट पी वाई के अंदर कर सकते हैं, तो वो भी हम करेंगे आगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।